चैनल अनयूज्ड ब्रेन। तो बच्चों, हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के सेशन में मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगी। इसका ये डायग्राम मैंने यहाँ बना के रखा है। इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आज हम करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इस स्ट्रक्चर को बताने से पहले मैं कुछ ब्रीफिंग कर देती हूँ प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? So this category is represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO। PPLO होते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनकी जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था प्रोकैरियोट्स के बारे में। दैट इज दे कंटेन प्रिमिटिव न्यूक्लियस, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि भाई इनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसका मतलब है द genetic material is not enclosed by nuclear membrane। okay, so genetic material naked होता है यहाँ पे। बहुत सारी और चीजें हैं जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। okay, so इस कैटेगरी में ये ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये काफी स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। ये कैसे होते हैं? स्मॉलर होते हैं। ओके, लेट मी टेक अनदर मार्कर। कैसे होते हैं भाई? स्मॉलर होते हैं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। तो इनका मल्टीप्लीकेशन बहुत रैपिड होता है। ओके, तो एक और पॉइंट, दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल से तो ये ज्यादा ही रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है इनका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब शेप्स की बात करते हैं। तो ये जो प्रोकैरियोट्स हैं और मेनली हम बैक्टीरिया की ही बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया की जो शेप्स हैं अब वो 4 शेप्स में होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, छोटी क्लासेस में भी होता है ये। तो इनकी जो शेप्स है मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। तो पहली जो शेप है वो है बेसिलस। बेसिलस होती है रॉड शेप्ड। ठीक है, कैसी शेप होती है? रॉड शेप। ये वाले रॉड शेप होते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारी कोकस। कोकस कैसे होते हैं? गोल, स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, तो कोकस की जो शेप होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। थर्ड कैसे होते हैं? थर्ड होते हैं हमारे विब्रियो। विब्रियो शेप के। विब्रियो की जो शेप होती है वो कॉमा शेप होती है। ठीक है, सो ये होते हैं कॉमा शेप। नेक्स्ट है स्पाइरलम। स्पाइरलम वर्ड से ही पता चल रहा है दीज आर स्पाइरल इन शेप। तो कैसी होती है? स्प्रिंग लाइक शेप होती है, स्पाइरल शेप होती है। ओके, तो भाई ये शेप्स हैं। और बच्चों इनमें से जो बेसिक शेप है, ओके, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में जो बेसिक शेप पाई जाती है, और ये जो शेप मैंने भी यहाँ बनाई है ये वाली बेसिलस है ना। ऐसी जो रॉड शेप होती है। तो इसका एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ। ये हमारी, ये है बेसिलस। ठीक है, ये है कोकस, ये है विब्रियो। ठीक है, कॉमा शेप्ड है विब्रियो, और ये है स्पाइरल। ओके, तो इसमें से ये वाली जो शेप है प्रोकैरियोट की ये बेसिलस है। तो इस बेसिलस टाइप की सेल को ही हम डिस्कस करेंगे। इसी शेप को हम डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया को ही हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ चलो इसको शुरू करते हैं, इस स्ट्रक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे मेम्ब्रेन्स। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन होती है, पहली मेम्ब्रेन ऑब्वियसली वो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ओके, तो भाई यहाँ पे दे कंटेन, ये ब्लैक कलर की जो है ये है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और ब्लू कलर की आपको कवरिंग दिखाई दे रही होगी। तो ये जो ब्लू कलर की कवरिंग होती है, ये जो है ये सेल वॉल है। ठीक है, नाउ द सेकेंड लेयर इज द सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करती है ऑब्वियसली सेल वॉल। नाउ सेल वॉल के ऊपर भी एक और लेयर है, बट कुछ बैक्टीरियाज में ये प्रेजेंट होती है। हर बैक्टीरिया में आपको ये जो थर्ड लेयर मैंने बनाई है आपको नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ कुछ बैक्टीरियाज में ही आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो ये जो थर्ड लेयर है इसको कैप्स्यूल कहते हैं। कुछ ही बैक्टीरियाज में आपको कैप्स्यूल देखने को मिलेगा। कैप्स्यूल जो होता है ये इस सेल को ड्राई होने से बचाता है। ठीक है, तो इसको ये ड्राई नहीं होने देता, डेसिकेशन नहीं होने देता सेल का। तो अगेन कैप्स्यूल का काम भी प्रोटेक्शन का ही काम है। ठीक है, सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ड्राइंग एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, सो इसको क्या कहते हैं? इसको आप ग्लाइकोकैलिक्स भी कह सकते हो बच्चों। अगेन आई एम रिपीटिंग, सिर्फ कुछ ही बैक्टीरियाज में आपको ये देखने को मिलेगी, है ना। हर बैक्टीरिया में आपको ये कैप्स्यूल वाला स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा। नाउ द सेल वॉल की बात दोबारा करते हैं। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ओके, सो सेल वॉल किसकी बनी होती है? यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। सो दोबारा से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, देन सम ऑफ देम कंटेन कैप्स्यूल। कैप्स्यूल या फिर ग्लाइकोकैलिक्स और सेल पे, अगर सेल मेम्ब्रेन पे इसका जो डिस्कशन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में अलग से करूंगी। ठीक है, वही पॉजिटिव स्ट्रेन, ठीक है, ग्राम स्ट्रेन वाला जो था, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, वो सारी चीजें, स्लाइम लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स, वो दोबारा से डिस्कस करेंगे। ओके, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर में आपको बता रही हूँ। चलो, तो ये हो गया, यहां तक हो गया। कैप्स्यूल ये सेल को प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशन से, ड्राई होने से। ओके, नाउ सेल के पास साइटोप्लाज्म भी होता है। तो द सेल ऑल्सो कंटेन साइटोप्लाज्म, जैसे कि भाई यूकैरियोटिक सेल में होता है। ये इनका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इसमें बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, सो द साइटोप्लाज्म हैव एंजाइम फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज। ओके, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। अब आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हो अंदर, है ना, कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर देख रहे हो। अब ये स्ट्रक्चर्स क्या है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो बच्चों क्या होता है ना, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ ही फोल्ड होने लगती है और ये कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाती है। ओके, याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग से ही ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इनको मीजोजोम्स कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या है? ये स्ट्रक्चर्स हैं मीजोजोम्स। ठीक है, ये क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मीजोजोम? क्या फंक्शन होता है इसका? सो इन मीजोजोम्स के पास कुछ एंजाइम्स होती है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, सो हम कह सकते हैं इनका जो फंक्शन है, दे आर रेस्पिरेटरी इन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन का फंक्शन है। सो फर्स्ट, दे आर रेस्पिरेटरी इन फंक्शन। नाउ यहाँ पे मैं रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ। अब यहाँ रेस्पिरेशन समझ रहे हो ना आप? रेस्पिरेशन एज इन ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी। भाई किसी सब्सटेंस को तोड़ के एनर्जी निकालना, ये उस तरीके का फंक्शन यहाँ कर रहे हैं। ओके, सो हियर दे वर्क लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, दे बिहेव लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हम नीचे लिख भी देते हैं, दे वर्क लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नाउ ये फर्स्ट फंक्शन है। एक और इनका फंक्शन है, ठीक है, एक और फंक्शन है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है ना कि ये जो मीजोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है। ठीक है, अब जब भी सेल को डिवाइड करना होता है तो ये मीजोसोम ना हेल्प करते हैं। कैसे होता है? जब भी सेल डिवाइड करती है तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इनका जो जीनोमिक डीएनए है, ये मीजोसोम से आके
अटैच हो जाता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आके अटैच हो जाता है। तो किसी भी मीजोसोम या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो अटैच हो जाएगा आके। देन उसके बाद ये यहाँ पे क्यों आता है, बिकॉज दे हेल्प इन मीजोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है, ये हेल्प करते हैं सेल डिवाइड होने के लिए, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल इनके पास आ जाता है। देन वहां पे कॉपी होगा और फाइनली वहां से डिवीजन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों जो अब इनका जो डिवीजन होगा, अब दोनों सेल के पास जेनेटिक मटेरियल होगा। तो मीजोसोम जो है सेकेंड फंक्शन है इनका, दे हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है। ओके, डन विद दिस, आगे बढ़े, ठीक है जी। ओके, नाउ स्ट्रक्चर लाइन बाय लाइन ही कर रहे हैं, मतलब ऐसे जाते चले जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। भाई ये भी एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रहा है। तो कुछ बैक्टीरिया के पास ऐसे ही एक्सटेंशंस निकलते हैं, ठीक है, और जरूर आप इसको पहचान गए होंगे, ये फ्लैजिला है। तो दे ऑल्सो कंटेन फ्लैजिला। तो यहाँ पे फ्लैजिला, अभी फ्लैजिला के भी 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो पीछे जिससे वो अटैच होते हैं वो पार्ट होता है बेसल बॉडी, ठीक है। जो उसके ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिप पोर्शन इज द हुक पोर्शन, हुक एंड ओके, ये हुक पोर्शन होता है और इसके बाद ये वाला पोर्शन होता है फिलामेंट, ठीक है। तो फ्लैजिला 3 पार्ट्स में, मतलब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो दिस स्ट्रक्चर इज फ्लैजिला। ऑब्वियसली सेल की मूवमेंट में हेल्प करता होगा, ओके, फ्लैजिला हो गया। अगेन कुछ और इंक्लूजन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ और इंक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये जो एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के जो एक्सटेंशंस निकले हुए हैं, इनको कहा जाता है फिम्बरी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है फिम्बरी, ठीक है, ओके ओके। तो इनको फिम्बरी कहा जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस बच्चों, ये हेल्प मतलब ये हेल्प करता है इन सेल्स को, ठीक है, कहीं भी अटैच होने के लिए। सो दिस इज फॉर अटैचमेंट। अब ये पानी में कहीं बह रहे हैं, बहुत दूर तक निकल रहे हैं, अब सपोज इनको रुकना है, कहीं पे ठहरना है, उस जगह पे नहीं जाना, पानी के बहाव के साथ नहीं जाना, तो ये क्या करेंगे, अपने फिम्बरी के जरिए किसी भी सबस्ट्रेटम से ऐसे अटैच कर लेंगे अपने आप को। सो ये किस लिए होता है, ये होता है अटैचमेंट के लिए। क्लियर है, अटैचमेंट के लिए होता है। नाउ अंदर भी काफी स्ट्रक्चर है, अंदर के स्ट्रक्चर्स की भी बात कर लेते हैं। ये जो रेड कलर का बीच में, ठीक है, ये जो मैंने एक सिंगल क्रोमोसोम बनाया है, दिस इज द सिंगल क्रोमोसोम और द जीनोमिक डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो बैक्टीरिया का ये क्या है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। कैसा होता है ये भाई, ये सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरियल सेल का, ठीक है, सर्कुलर डीएनए। इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। रिमेम्बर दीज थिंग्स, जो मैं बोलती हूँ इसको लिखते चलिए, ठीक है। इसको ये जो इसका डीएनए है, इसको सर्कुलर डीएनए आप कह सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल क्रोमोसोम। ये इनका जीनोमिक डीएनए है, द मेन डीएनए, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड। डन, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, द डीएनए, द जेनेटिक मटीरियल इज नेकेड, नॉट एनवेलप्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल कैसा है भाई, नेकेड है, नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ और क्या क्या चीजें हैं, जो ब्लैक कलर के मॉलिक्यूल हैं, ये इनका फूड हो सकता है और इनके अंदर लिपिड ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं, लिपिड ग्लोब्यूल्स, ठीक है। अब कुछ रेड कलर के डॉट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जो रेड कलर के डॉट्स हैं, ये इनके राइबोसोम होते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज कि प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चों कोई भी सेल ऑर्गेनल आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट राइबोसोम। सो दे कंटेन ओनली सेल ऑर्गेनल विच इज राइबोसोम, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे याद रखने वाली, ठीक है जी। ये यहाँ पे दे कंटेन
राइबोसोम, राइबोसोम इज 70S, यहाँ पे 70S टाइप राइबोसोम होता है। S इज बेसिकली द स्विचबर्ग कोफिशिएंट, ठीक है, आपको पता होगा। स्विचबर्ग कोफिशिएंट नहीं पता होगा तो मैं हूं यहाँ बताने के लिए, ठीक है। सो S इज स्विचबर्ग कोफिशिएंट। ऐसी यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनका जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है, ओके। एंड यहाँ पे जो राइबोसोम है वो 70S है। डन, आगे बढ़ते हैं। तो दे कंटेन ओनली सेल ऑर्गेनल विच इज राइबोसोम, ठीक है, और अदरवाइज दे डू नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनल लाइक यूकैरियोट्स हैव। डन विद दिस, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। ओके, नाउ एक स्ट्रक्चर यहाँ रह गया है, ये भाई सर्कुलर सा, वैसे दो रह गए, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, क्या ये सारी प्रोकैरियोटिक सेल में होता है या फिर किसी किसी में? तो ये सारी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा, ठीक है, वैसे बहुतों में मिलेगा लेकिन हर किसी में नहीं मिलेगा, कंपल्शन नहीं है इसका। तो प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। तो ये इनका एक्स्ट्रा सेल्यूलर जेनेटिक मटीरियल है अदर देन जीनोमिक डीएनए। तो ये एक ऐसा डीएनए है, इट इज ऑल्सो द डीएनए विच इज अदर देन जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए से अलग इनके पास एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, dsDNA लिख देती हूं मैं, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड इट इज स्मॉल सर्कुलर डीएनए, राइट इट बच्चों, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस भी करेंगे, मैं आपको रिटर्न में भी ये सब नोट्स दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मिड इज द स्मॉल सर्कुलर डीएनए। इससे रिलेटेड भी भाई बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्लाज्मिड से रिलेटेड, ठीक है। अगर बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है, जिस बैक्टीरियल सेल के पास प्लाज्मिड होता है उसको पॉजिटिव स्ट्रेन माना जाता है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, इफ प्लाज्मिड इज प्रेजेंट, अगर प्लाज्मिड होगा तो कैसी होगी वो? पॉजिटिव स्ट्रेन की बैक्टीरियल सेल होगी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोनर सेल, उसको डोनर सेल माना जाता है, यानी कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल हमेशा देगी, वो डोनर सेल है, ओके। तो वो होती है डोनर सेल, मेनली द मेल सेल, ओके। डन। अगर प्लाज्मिड एब्सेंट होता है, ठीक है, तो दोबारा इफ प्लाज्मिड इज एब्सेंट, ठीक है, अगर एब्सेंट है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, बैक्टीरियल सेल कैसी होती है? नेगेटिव स्ट्रेन की सेल होती है और वो रेसिपिएंट सेल होती है, ठीक है। बैक्टीरियल नेगेटिव स्ट्रेन की सेल होती है और वो रेसिपिएंट सेल होती है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लाज्मिड? सो प्लाज्मिड के पास 3 जीन्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस डोनर प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया द प्लाज्मिड इज प्रेजेंट, व्हेन द प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल देन द सेल इज कॉल्ड द डोनर सेल, वो एक डोनर सेल होगी, राइट। तो प्लाज्मिड के पास, ठीक है, प्लाज्मिड में 3 जीन्स होते हैं, 3 जीन्स होते हैं, जिसमें से जो पहला जीन है वो है एफ जीन, ठीक है बच्चों, एफ जीन। एफ जीन इज कॉल्ड फर्टिलिटी जीन, ओके। क्या है ये? फर्टिलिटी जीन है। फर्टिलिटी जीन का क्या फंक्शन है? फर्टिलिटी जीन का फंक्शन है सेक्स पाइलाई फॉर्म करने का। सो द फंक्शन इज सेक्स पाइलाई फॉर्मेशन, सेक्स पाइलाई फॉर्मेशन। सेक्स पाइलाई क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया नहीं। एक स्ट्रक्चर हमने नहीं यहां डिस्कस करा जो कि सेक्स पाइलाई है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऑलरेडी आई रोट इट, दिस इज सेक्स पाइलाई, ठीक है जी। ये सेक्स पाइलाई होते हैं, ये बड़े वाले जो है वो सेक्स पाइलाई है और ये जो छोटे वाले हैं वो फिम्बरी होते हैं। फिम्बरी का काम अटैचमेंट का होता है, एडिशन का होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सेक्स पाइलाई का क्या काम होता है भाई? ये जो सेक्स पाइलाई होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन दे होल्ड 2 सेल टुगेदर, ओके। तो डोनर सेल कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के समय रेसिपिएंट सेल को होल्ड कर लेगी सेक्स पाइलाई के जरिए और देन उसके बाद वो अपना जेनेटिक मटेरियल पास ऑन कर देगी, ठीक है।
जेनेटिक मटेरियल और जो उसका रिप्रोडक्टिव सेल है वो पास ऑन कर देगी, उसका गैमेट है वो पास ऑन कर देगी। ओके, सो ये प्रोसेस होता है यहाँ पे सेक्स पाइलाई का। दे होल्ड टू सेल टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के समय। ओके, तो सेक्स पाइलाई जो होता है भाई, सेक्स पाइलाई का फॉर्मेशन एफ जीन के जरिए होता है, जो कि प्लाज्मिड का पहला जीन है। तो बच्चों ध्यान देना, आप जिस बैक्टीरियल सेल के पास और प्रोकैरियोटिक सेल के पास आपको सेक्स पाइलाई दिखाई देंगे, तो देखो अगर किसी सेल के पास सेक्स पाइलाई है, ठीक है, तो कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इफ द सेल कंटेन सेक्स पाइलाई, सेक्स पाइलाई का मतलब उनके पास प्लाज्मिड एफ जीन होगा, है ना, उनके प्लाज्मिड में एफ जीन होगा, क्योंकि एफ जीन ही सेक्स पाइलाई बना रहे हैं, ठीक है। एफ जीन होगा, इसका मतलब उनके पास प्लाज्मिड होगा, तो प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। अगर उनके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा तो वो जो बैक्टीरियल सेल होंगी वो पॉजिटिव स्ट्रेन की होंगी, और वो पॉजिटिव स्ट्रेन की होंगी तो वो कैसी होंगी, वो डोनर सेल्स होंगी, ठीक है। तो आप डोनर सेल्स का पता लगा सकते हो कि कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल डोनर है और कौन सी रेसिपिएंट है। इफ इट कंटेन्स सेक्स पाइलाई तो वो एक डोनर सेल है, राइट। ओके, नाउ फर्स्ट है फर्टिलिटी जीन, ये हो गया। सेकंड है हमारा आर जीन। आर जीन क्या काम करता है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो ये क्या काम करता है, इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। अच्छा, जैसे कि सपोज मेरी बॉडी में कोई ऐसा बैक्टीरिया चला गया जिसके पास ये प्लाज्मिड है और जिसके पास क्या है, ये आर जीन है, तो मैं जो भी एंटीबायोटिक खाऊंगी, ठीक है, तो मैंने कोई एंटीबायोटिक ली, उससे क्या होगा, वहां पे बहुत सारी बैक्टीरिया तो मर जाएंगे जिनके पास प्लाज्मिड नहीं होगा, लेकिन जिस एक के पास ये आर जीन होगा, प्लाज्मिड होगा, वो बच जाएगा, क्योंकि that particular bacteria contain antibiotic resistance gene, जो कि उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट एंटीबायोटिक। क्लियर है ये वाला जीन क्या काम करता है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड होता है कॉल जीन, ठीक है, कॉल जीन। तो ये कोलाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये कॉल जीन प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोलिसीन। अगेंस्ट कोलिसीन। कोलिसीन क्या होता है, कोलिसीन इज अ केमिकल सिक्रीटेड बाय ई कोलाई, ठीक है, इशेरिया कोलाई। इशेरिया कोलाई जो केमिकल सिक्रीट करता है उसको कोलिसीन कहते हैं। तो यहाँ पे कॉल जीन भी है जो कि उसके अगेंस्ट भी, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। प्लाज्मिड के अंदर ये वाला हमारा तीसरा जीन है। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे कि प्लाज्मिड द एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस उसको देता है भाई। देखो बहुत सारी हेल्प देता है, एफ जीन करवाता है ना, यहाँ देखते हैं एफ जीन करवाते हैं, देखो फर्टिलिटी जीन देता है, सेक्स पाइलाई फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। थर्ड है कॉल जीन, कोलाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है। सो दिस प्लाज्मिड इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे फंक्शंस ये कंटेन करता है। सो डन विथ प्रोकैरियोटिक सेल। मैंने आपको सारा चीज इसमें बता दिया, सारे स्ट्रक्चर, एक एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके बारे में ही, इससे रिलेटेड कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे। ओके